हेलो बच्चों। तो ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स पे दो क्लास पार्ट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चल रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जस्ट हमने दो क्लासेस में बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो एक बार मैं उसको शॉर्ट फास्ट रिवीजन भी लूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बोर्ड पे, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही इसके एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ये एप्लीकेशंस हम 10th क्लास में भी पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ मैं एक पेंसिल को अगर हम मान लीजिए वाटर में ही डिप करते हैं, ये एयर हो गई और वाटर, एयर को हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड वाटर को क्या कंसिडर करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, तो रे जैसा कि यहाँ डायग्राम देख रहे हैं आप, अब इसमें एक पेंसिल हमने इस तरह से इमर्स कराई और उसके इस एंड को, ठीक है, ये जो लास्ट एंड है इसको सीन किया जा रहा है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखी है लाइनें, और यहाँ ऑब्जर्वर है, ये जो आई दिखा रखी है यहाँ से सीन किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, ये जो टिप है पेंसिल की, ये जो एंड है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप रे कैसे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ये जैसे नॉर्मल डाल रखे, बहुत सारी रेज निकल रही है बच्चों, लेकिन आपको इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रे तो आपने लेनी ही लेनी है। तो ये जैसे मैंने दोनों रे दिखा रखी है। ठीक है, और ये यहाँ से कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर। तो ये नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों एक्चुअली मीट नगर की पीछे की साइड, जिसको आपने डॉट डॉट से दिखाना है, पीछे की साइड अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज उसकी यहाँ बन रही है, तो थोड़ा बैंड होके दिखती है। ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ का। ठीक है, जिसको बोलते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। एक इसी से रिलेटेड जैसे एक और एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये रियल पोजीशन ऑफ सन, सनराइज और सनसेट के टाइम ऐसे बोलते हैं कि जो सन है वो एक्चुअल सनराइज होने से कुछ टाइम पहले ही, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें भी हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस कराया है। चलिए ठीक है, डिस्कस करेंगे इनकी। तो अभी मैं इनको बना के रखता हूँ यहीं पर। और देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारी बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है बच्चों, जिसको हमने बोल रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू से सिंबल यूज कर रहे हैं उसके लिए। एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी बाई वी। सी वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा उसको हमें जैसा पता है कौन सा मीडियम लेना है, डेंसर मीडियम लेना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्मॉल होगा, उसको कौन सा मीडियम लेना है, हमने रेयर मीडियम लेना है। ठीक है, इसी में बच्चों एक इंपॉर्टेंट लॉ हमने जो पढ़ा है, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू में म्यू टू। ठीक है जी, ये आप पढ़ चुके हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। फर्स्ट मीडियम अगर हमारे पास वैक्यूम है, एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन कितना हो जाएगा, 1। पीछे जो पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा याद दिला रहा हूं मैं अभी, फिर टॉपिक पे चलेंगे, आज के टॉपिक पे। और हमने क्या लिखा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ऐसे भी लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, और अगर मान लीजिए एयर वैक्यूम की और किसी मीडियम की लाइक ग्लास की, वाटर की बात हो रही है, तो हम और कैसे भी लिख सकते हैं इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आएगा भाई ये, सी अपॉन में वी बनेगा ना। अरे क्योंकि ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और म्यू टू के लिए क्या लिखेंगे, सी अपॉन में वी एंड इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम यहाँ से, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, याद कीजिए, फर्स्ट मीडियम में, फर्स्ट मीडियम मतलब जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एयर और वाटर के लिए, तो एयर में जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 और वाटर में लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2, इसमें एयर में लैम्डा 1। ठीक है, तो क्या क्या चेंज होता है हमारे पास स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो सोचिए फटाफट, तो उसमें हम कहते हैं कि स्पीड चेंज हुई है, पाथ चेंज हुआ है, वेवलेंथ चेंज हुई है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो ये सब फॉर्मूले हम
यूज कर लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल साइन इनके ऊपर तो उनमें। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रेयर टू डेंसर बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पाथ चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम रही, ठीक है, और स्पीड क्या हो गई इसकी चेंज, इसके ऊपर ये लो। तो देखिए ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें कुछ नया नहीं बताया है। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर डिस्कस करूं तो जल्दी से करके बताओ मुझे इस पे। क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं कि एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली μ2 से लिख रहे हैं बार बार, तो इसको मान लो कुछ भी, जैसे मान लो √3 है, एयर में जा रही है अरे, और ऑब्जेक्ट हमारा ना डेंसर में, ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ये एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिखा देते हैं 1। अब इस ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख के सीन कर रहे हैं रेयर से, क्या हो रहा होगा, बहुत सारी रेज निकल रही होंगी यहाँ से, ठीक है, जिसमें एक रे ये भी होगी कोई, और ये हमने ड्रॉ कर दिया इसके लिए नॉर्मल। तो रे कैसे सफर कर रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर होगा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल है इंसिडेंस, और मान लो इस क्वेश्चन में इसको मैंने 30 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया है जी 30 डिग्री। तो मैंने पूछा इस क्वेश्चन में कि ये सब डाटा यूज करते हुए मुझे बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जल्दबाजी नहीं करनी, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डेविएशन पूछा गया है यहाँ पर। तो सभी लेस देन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे कंप्लीट, वीडियो को रोक के, ठीक है, सब ट्राई करेंगे, सबका मतलब सभी ने ट्राई करना है, ऐसा ना हो कि सर को क्या पता चलेगा। तो एक थोड़े से टाइम के लिए इसको रोक के वीडियो को जल्दी से क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा, थोड़ा सोचना है, कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी यहाँ से, नंबर नहीं कटवाने हमारे को ऑप्टिक्स से एक भी। यस, तो हो गया होगा भाई। चलिए देख लेते हैं आप कैसे निकलेगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहले तो सबको ये क्लियर होना चाहिए कि डेविएशन किसको बोला गया है। ये जो रे ऐसे आई थी जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला, ये हमारी इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से शुरू हुई। अब इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी ना, इस बात के लो, लेकिन आ गई है इधर, तो कितने का डेविएशन है भाई, ये है हमारा डेविएशन, ये डेविएशन जानी थी ऐसे, चली गई इधर, तो ये है डेविएशन, इसको मैंने डेल्टा से लिखा है, किसे लिखा है, डेल्टा से। तो हमें फाइंड आउट करना है यही डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों। अब इस पे ट्राई करना है कि कैसे इसको कर सकते हैं डेविएशन। अब एक चीज देखो, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड, ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डेविएशन को कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो कि डेविएशन निकलेगा कैसे, घटना नहीं है कुछ भी, कैसे निकल सकता है। ये एंगल आर है, ये डेल्टा हमें निकालना है, ये पूरा एंगल हमें पता है 90 है, तो ऐसे ही कुछ ज्योमेट्री अप्लाई, कुछ जुगाड़ लगा के, मतलब वो जुगाड़ सही होना चाहिए ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो आप निकाल भी सकते हैं। और एक चीज देखो, मैं यहाँ इसको अगर मैं ये करूँ, सबके अलग अलग तरीके, ठीक है, तुम्हें और भी कोई आसान तरीके लगे तो उनसे करो। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस लाइन को, कौन सी को, रिफ्रैक्टेड जो रे है, डायग्राम बहुत क्लियर होने चाहिए बच्चों इसमें आपके रे में, फिर वेव के डायग्राम, इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये पूरा एंगल आर है, तो इस पूरे को भी आर बोल सकते हैं ना, ये पूरा आर, ठीक है। और देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये डेल्टा है, तो ये भी कितना होगा, हमारा डेल्टा ही होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, या आप सीधा यहां से देख लो, इसमें इधर से इस साइड आना भी ना चाहो तो उस साइड से हो जाएगा। ये एंगल कितना है आई, तो ये भी एंगल, ये भी कितना होगा आई, और इस पूरे आर में से मैं किसको घटा देता हूँ आई को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा। यस, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये एंगल कितना है भाई आई, कितना एंगल है 30 डिग्री, ये भी कितना होगा आई होगा, ये पूरा कितना है आर, तो इस पूरे आर में से इस आई को क्या कर देता हूँ माइनस, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा, पीछे से देख लो,
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। मतलब हमें डेल्टा निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिमाग में आ गया होगा स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जी 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ का √3 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इंटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन r हमारा किसके बराबर आ गया √3/2। मतलब r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60। तो r आया है 60 और i कितना था 30। तो डेविएशन आ गया r माइनस आई। 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बोलो क्या मुश्किल था? तो नहीं है मुश्किल, आ जाएगा समझ में, कर लेंगे। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मुश्किल पे नहीं चलेंगे। जब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस सेटअप हो जाएगा इस पे कि हाँ अब हम इसके और मुश्किल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तब करेंगे। ठीक है बच्चों, टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा वो देखिए। तो टॉपिक हमारा रहेगा आज का रियल एंड एपरेंट पोजीशन बोल दो या एपरेंट डेप्थ की बात कर लेते हैं यार। डेप्थ से मतलब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, रियल एंड एपरेंट। रियल समझ रहे हैं ना जो एक्चुअल में है, और एपरेंट जो दिखाई दे रहा है उस जहां से भी हम उसको सीन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बकेट में अगर हम कोइन रखते हैं और ऊपर से देखते हैं तो जैसा देखते हैं हम कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हाँ बकेट में पानी होना चाहिए, लेकिन पानी में, हाँ बकेट में ये नहीं खाली बकेट में रख के और फिर देख रहे हैं ये तो वही दिख रहा है। बकेट में वाटर है और उसमें कॉइन है तो हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, और जहां से देख रहे हैं नॉर्मल के बिल्कुल पास से देख रहे हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल के बिल्कुल पास से देख रहे हैं तो वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठता उठा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल पोजीशन उसकी नीचे है लेकिन वो हमें थोड़ा ऊपर पास दिखाई देता है। ठीक है, तो जहां था वो क्या है उसकी एक्चुअल या रियल डेप्थ, और जहां दिख रहा है वो क्या है उसकी एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इस कंडीशन में कम होगी। ये तो बात हो गई क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन से मीडियम में हो गया, डेंसर वाटर में, और देखने वाले हम कहाँ पे हैं, रेरर रेरर मीडियम में, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, इसकी उल्टी सिचुएशन भी हो जाती है और इसका रिवर्स सिचुएशन ये है कि क्या ऑब्जेक्ट हो जाए रेरर में और ऑब्जर्वर किस में हो जाए, डेंसर में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ठीक है, कॉइन जो था वो तो किस में था, डेंसर में। देखने वाला जैसे मैं देख रहा हूँ उसको, तो मैं कौन से मीडियम में हूँ, रेरर मीडियम में। तो मुझे वो मेरे पास दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो जाए जिसको देख रहे हैं वो रेरर में और हम हो जाए डेंसर। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है एटमोस्फेयर के अंदर और हम सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो हम कौन से मीडियम में है वहाँ, डेंसर मीडियम में। तो हमें वो एक्चुअल हाइट से ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा। या इसको ऐसे भी बना सकता है इस क्वेश्चन को कि एक फिश है वाटर में, फिश, ठीक है, मछली, हाँ यस मछली जल की रानी वही। तो फिश, एक फिश है वाटर में और ऑब्जेक्ट वो मान लीजिए किसी ईगल को देख रही है ऊपर। तो ऑब्जर्वर, फिश ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हो गया है कौन से मीडियम में, डेंसर में। और ईगल जो वाटर सरफेस से ऊपर एक हाइट के ऊपर है, ठीक है, वो कौन से मीडियम में, मतलब फिश देख रही है, फिश देख रही है तो फिश क्या है, ऑब्जर्वर, और ईगल उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसको ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ऐसे, उन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लेते हैं, कंसेप्ट को और सीख लेते हैं। तो देखिएगा रियल एंड एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा ये रहेगा आज का। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, या मान लीजिए आप कोई भी बकेट की, जैसे मैंने बात की, कॉइन को भी छोड़ो, उसका जो फ्लैट सरफेस है नीचे वाला वो थोड़ा ऊपर, मतलब लगेगा कि बकेट का साइज छोटा हो गया है कि इतनी सी जगह में वो पानी है। तो वो सब क्या है, किसकी वजह से है, और वो सब है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वो रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं हमने। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम रेयर ले रहा हूँ और एक मीडियम डेंसर ले रहा हूँ। डेंसर में हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, और रेयर में क्या है हमारा, ऑब्जर्वर है। ये कंडीशन लगी हुई है। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है और ये वाटर ही है, इसको ना वाटर ही ले लेते हैं। तो बिल्कुल बॉटम पे है, ये मान लो यहाँ है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब
ऊपर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से नॉर्मल आएगा, उस नॉर्मल के बिल्कुल पास से देख रहे हैं तो नॉर्मल के बिल्कुल पास से देख रहे हैं तो नॉर्मल क्या होगा इसका, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, ये नॉर्मल हो गया। रे कैसे जा रही होंगी, इससे बहुत सारी रेज जा रही होंगी, हम बिल्कुल इसके पास से सीन कर रहे हैं उसको, तो रे अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। बहुत सारी रेज है, मैं एक ही रे दिखा रहा हूं, जैसे ये एक रे होगी, ठीक है भाई। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमने म्यू डब्ल्यू से लिख लिया, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से लिख लिया। अब यहाँ भी क्या डाल देते हैं, एक नॉर्मल, ठीक है, और इस नॉर्मल के बिल्कुल पास से सीन कर रहे हैं तो रे कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर अब आई, और इसको बोलेंगे हम आर। ऐसी एक नहीं बहुत सारी रेज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाई दो रे, तो ये दोनों अपीयर्स टू मीट, ऐसे ही यहाँ पर वो रेज अपीयर्स टू मीट, जब इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे आगे नहीं मिलेंगे, आगे तो गैप ऐसे ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पीछे की साइड क्या कर रही होंगी, ये अपीयर्स टू मीट यहाँ मिल रही होंगी। तो देखिए एक्चुअल में वो था कहाँ, यहाँ पे, इस पोजीशन को मैंने लिख दिया एक्स से, ठीक है, और दिखाई कहाँ दिया है वो यहाँ पे, इस पोजीशन को मैंने लिख दिया y से। तो इसमें x क्या है, x है उसकी एक्चुअल डेप्थ, ये जिसको कि हम रियल डेप्थ बोल रहे हैं, और y क्या है भाई, इसकी एपरेंट डेप्थ, ठीक है। x है इसकी एक्चुअल डेप्थ और y क्या है इसकी एपरेंट डेप्थ। अब देखिए मैथमेटिकल क्या चलेगा इसके ऊपर, मैंने मान लो बच्चों पॉइंट इसमें, ये ऑब्जेक्ट था O, ये इमेज है I, ये पॉइंट मैंने A ले लिया, ये पॉइंट मैंने B ले लिया, ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये ले रखा है, ये सब एंगल हो गए। अब एक चीज देखो, ये I है तो इसको मैं I लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये R है तो इसको R लिख सकता हूँ, यस इसको भी लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं इस पे। अब जरा मैथमेटिक्स पे चलते हैं, हमें प्रूव करना है कि जो y होगा ना इस कंडीशन में, वो y क्या होगा, लेस देन x। मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, ये तो हमारा डायग्राम से हो गया, डायग्रामेटिकली प्रूव हो गया, अब हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो चलिए मैथमेटिकली इसमें प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली इसमें, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ। अच्छा ये दोनों डायग्राम बना लेने इसके, अप्रेंटिसशिप पोजीशन हो गया सन का, तो सन देखिए यहाँ से मैं समझा देता हूँ, फिर इस डायग्राम को रब कर दूंगा। तो यहाँ से जैसे सन दिखा रखा है मैंने, सन हॉरिजॉन लाइन, ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ और ये अर्थ सरफेस, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर। अब सन था इस हॉरिजॉन लाइन से नीचे, ठीक है, तो इससे जो रे निकल रही है ऐसे, अब एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो ये हमारे लिए रेयर हो गया, ये फिर डेंसर। तो देख रहे हैं आप, एक रे ऐसे जा रही है, बहुत सारी जा रही है, नॉर्मल डाल दिया, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आई या आर। उसके बाद अगेन अब ये रेयर होगा, ये कौन सा होगा, डेंसर, तो रेयर टू डेंसर फिर से बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे करके ये रेज अपीयर्स टू मीट यहाँ करेगी, तो इसकी क्या मिलेगी हमारे को, एक अप्रेंट पोजीशन, एक्चुअल में था यहाँ, दिख ही आ रहा है, ऐसे ये डायग्राम हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से पोजीशन का शिफ्ट होना। ऐसे ही एक पोजीशन इसकी बात की जा रही है, ये पोजीशन जो शिफ्ट कर रहा है। तो देखिए इसका मैथमेटिकल आगे क्या मैथमेटिक्स चलेगा इसमें, वही स्नेल्स लॉ यूज कर दो डेंसर टू रेयर के लिए, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ का यूज करता हूं बच्चों। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर, म्यू डब्ल्यू, बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव एयर का ए म्यू ए 1 होता है, वो बाद में कर लेंगे, अभी इसको मैंने ऐसे लिख लिया। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि यहाँ से आप ये लिखें इसमें साइन आई और साइन आर को, देखो क्या लिख सकता हूँ, साइन आई को लिख सकता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली आई इंटू म्यू डब्ल्यू, साइन आर को लिख सकता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली आर इंटू म्यू ए। कब, जब ये एंगल वेरी स्मॉल, लिखना है आपने कि आई एंड आर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल कब होंगे,
जब आप ऑब्जेक्ट के नॉर्मल से बिल्कुल पास से सीन कर रहे होंगे। कोई 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ नहीं है, 5-10 डिग्री का यही है। इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बहुत स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल के केस में आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या मतलब समझे, देखो ये कोई भी एक आर्क, एक सर्कल की आर्क मान लीजिए, ये एंगल थीटा, तो हम पढ़ के आते हैं ये फॉर्मूला आर्क और रेडियस, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। और अगर ये एक स्मॉल एंगल है, अगर ये एक स्मॉल एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल है, मान के चलो इतना ही एंगल है, तो उस कंडीशन में जो ये इसका बेस होता है और जो ये इसका हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल की ही बात हो रही है, कोई भी ट्राइंगल की बात हो रही है, उस ट्राइंगल में ये एंगल वेरी स्मॉल है, तो फिर आप उस कंडीशन में ये और ये डिस्टेंस बराबर ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से साइन थीटा भी निकलेंगे ना, तो वही आएगा परपेंडिकुलर, और ये दोनों तो बराबर हो ही गए। तो फिर हम यहाँ से उस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके लिख सकते हैं, थीटा के लिख सकते हैं। इसलिए मैंने साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिखा, साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिखा है। लेकिन कंडीशन है भाई, आई और आर कैसे एंगल है, स्मॉल एंगल है। और कब होंगे वो, जब हम जो सीन कर रहे हैं उसको इसके नॉर्मल से वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये हम इसको वेरी क्लोज सीन कर रहे हैं आई, तो यहां लिख सकता हूं मैं ऐसा। ठीक है, अब एंगल आई, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई यहां से भी ले सकता हूं, कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंड आर के लिए मैं ट्राइंगल कौन सी यूज कर सकता हूं, ए आई बी, ए आई बी। अब एंगल, एंगल निकालने का भी जैसे मैंने बताया क्या लगा, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये स्मॉल एंगल है तो ये इसकी क्या है, आर्क, तो आई की जगह क्या लिखेंगे, ए बी आर्क, और अपॉन में रेडियस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि एंगल कैसा है, स्मॉल। मैंने क्या बताया, ए ओ बी से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो आपने लिखा इसको क्या, पहले तो ए बी। अब आप जो साइन आई लिख रहे हैं ना, या आई जिसको लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली क्या मिलेंगे, सेम, तो मैं यही ले लेता हूं, मुझे ये तो निकालना है, एक्स और वाई तो निकालना है, तो मैंने लिखा इसको ए बी अपॉन में ए ओ, एंगल हो गया, इनटू में कितना था, म्यू डब्ल्यू, बराबर उधर चले जाओ वैसे ही। तो यहां जब आप लिखेंगे एंगल आर को, तो ये होगी इसकी आर्क, इसको लिखा मैंने ए बी, और फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिखने में डायग्राम में लग रहा है वैसे, वैसे इतने बराबर कैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास कर देते तो समझ में नहीं आता डायग्राम, तो हमने लिख दिया उस चीज को कि ये जो बी आई है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ए आई के, इसको लिखा भाई मैंने ए आई, और इनटू में यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था, देखो म्यू ए। अब यहाँ ए बी से ए बी तो कट गया, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ए आई। अब बच्चों ए ओ कितना है, यहां से यहां तक x, और ए आई कितना है, यहां से यहां तक y। तो हमने क्या देखा कि x अपॉन में y इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, तो x अपॉन में y ग्रेटर देन क्या आएगा, 1, तो x ग्रेटर देन y या y लेस देन x। ठीक है, तो जो उसकी एपरेंट इमेज बन रही है यहाँ पर, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से कम पे है, तो इसको हम बोलते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ, या रियल एंड एपरेंट पोजीशन। आया होगा समझ में, मैथमेटिकल आया समझ में। देखिए ज्योमेट्री से हमें दिख रहा है, और मैथमेटिकली हमने प्रूव करना है किससे, स्नेल्स लॉ से, तो एक टॉपिक ये है, अभी पूरा नहीं हुआ, इस पर आप धीरे धीरे और डिस्कशन चलेगी, वो समझते जाइएगा। एक पॉइंट हमारा हो गया इसमें रियल और एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड, जो कि आया है यहां से, जो हमने देखा म्यू डब्ल्यू अपॉन में, ये डब्ल्यू इसका बेस है भाई, बिल्कुल साथ में इसके म्यू डब्ल्यू, और अपॉन में म्यू ए इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना है, 1 है, तो अगर मैं यहां से y को लिखूं, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में म्यू डब्ल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली मान लो म्यू से ही लिख रहे हो आप, क्योंकि एयर का तो 1 हो गया, तो अब एक ही बचा,
म्यू, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x अपॉन में म्यू। अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया, इसमें पॉइंट डाल देंगे, ये सेकंड पॉइंट। ये तो अगर हमारा हो गया कि जो हमने अपरेंट पोजीशन निकाली है वो, तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इसमें अपरेंट पोजीशन का, जो भी आपने मैथमेटिकल किया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट था हमारा अपरेंट डेप्थ का या अपरेंट पोजीशन का। अब सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें निकालना पूछ लेता है कि कितना शिफ्ट हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मली कितना ऊपर उठा है, तो देखिए यहाँ आया है तो कितना शिफ्ट हुआ है, इतना हुआ है, तो इस पूरे डिस्टेंस में से इसको क्या कर देता हूँ माइनस, वो क्या आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। इस पूरे में से एक्चुअल में से जो अपरेंट आया है उसको क्या कर देते हैं माइनस। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा हमारा ए ओ माइनस में ए आई, ठीक है। ए ओ माइनस में ए आई, और ये ए ओ कितना है, ए ओ तो हमारा x था, और ए आई कितना है y, तो x माइनस वाई। और क्या लिख सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट को, x माइनस, अब y को देखो मैं यहां से लिखूं तो y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ से, x अपॉन में म्यू आ रहा है, तो x दोनों में से आ गया कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इसको हम नॉर्मल शिफ्ट d लिख सकते हैं, या कोई और भी सिंबल ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। क्या आ गया हमारा ये नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। मान लीजिए बिल्कुल बॉटम की बात हो, ग्लास की बात हो, जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी इसके ऊपर, तो यहाँ हमारा पूरा ये क्या होगा, डेप्थ उसकी पूरी क्या कहलाएगी x, तो उस x में से 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, क्या आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। आया समझ में, सेकंड पॉइंट इसका नॉर्मल शिफ्ट के लिए बात हो गई। देखो क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं और कंसेप्ट की क्लियरिटी कैसे आए क्वेश्चंस करके। बच्चों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि कंसेप्ट की और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए और हमें फीलिंग आ जाए उसकी। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे एक प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ग्लास क्यूब। एक ग्लास क्यूब है, जैसे हम पेपर वेट जिसको बोल सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ऑफ एज साइड है 6 सेंटीमीटर। बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर पेज अपीयर शिफ्ट व्हेन व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब कोई भी ग्लास क्यूब है, पेपर वेट एक तरह से लेटर पेज के ऊपर जो है प्रिंटेड लेटर है उसके ऊपर रखा हुआ है, और हम बिल्कुल उसके जस्ट टॉप से देख रहे हैं, तो क्या होगा हमें, देखिए हम देख कहाँ से रहे हैं, ऊपर, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे है रेरर में, और एक तरह से जो जिसको देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो प्रिंटेड लेटर्स वो कहाँ हो गए हैं डेंसर में, ग्लास बिल्कुल उसके साथ टच है, तो टॉप से देख रहे हैं, तो मतलब रेरर टू डेंसर का कंडीशन। अभी इसमें देखिए कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कई बार तो क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर को ले लेता है रेरर में, ऑब्जेक्ट डेंसर में, कई बार ऑब्जर्वर डेंसर में, ऑब्जेक्ट रेरर में, तो उसका एक कंक्लूजन पॉइंट सीखेंगे जिससे कि वो क्वेश्चन गलत ना हो। वो कैसे समझेंगे देखो, तो पहला एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि प्रिंटेड पेज है, उसके ऊपर एक ये मान लो ऐसे ग्लास क्यूब रखा हुआ है, यहाँ वो लेटर्स हैं, तो यहाँ से देखा जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। ये साइड कितनी दे रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा ऊपर शिफ्ट दिखेगा, तो नॉर्मल शिफ्ट पूछ रहा है डायरेक्ट इसका, कि कह रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर पेज अपीयर शिफ्ट व्हेन व्यू फ्रॉम टॉप। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना ऊपर, अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, डायरेक्ट यूज करो, d इज इक्वल्स टू x 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, सब कुछ गिवन है। x कितना हो जाएगा, एक्चुअल कितना था उसका 6 था, 6 सेंटीमीटर नीचे थे, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सोल्व करो आंसर नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 6 आ गया, यहाँ से डेसिमल हटा दिया मैंने, 2/3 आ गया, 1 माइनस 2/3, एलसीएम लिया 3 माइनस 2 1/3, तो d की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल शिफ्ट इतना ऊपर दिखेगा, इतना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा, तो दिखेगा कहाँ पे, तो 4 पे दिखेगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है ठीक से कि नॉर्मल शिफ्ट पूछा है या दिख कहाँ रहा है वो पूछा है, तो यहाँ नॉर्मल शिफ्ट पूछा है बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, चलो इसको करने से पहले मैं सिंपल से अगर आपसे बताऊं कि हम ये कहें कि एक एरोप्लेन, ठीक है, एक एरोप्लेन हो गया और उसको देखा जा रहा है, तो एक हाइट पे है, ठीक है, एक हाइट पे, हम ग्राउंड सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, तो ऑब्जर्वर कहाँ है ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो ऊपर है, तो क्या होता है मैंने बताया ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होगी, तो ये कौन सा मीडियम हो गया रेयर, तो इससे रे आ रही है, ठीक है, ऐसे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो मैं एक ही लेयर जैसे दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये हो गया
हमारा रेयर और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर। यहाँ है मान लीजिए, तो रे ऐसे आ रही है, नॉर्मली स्ट्रेट जा रही होंगी, लेकिन जो किसी एंगल पे आ रही होंगी वो कैसे होंगी, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसके पास दिख रही है ऐसे, इन सबको मिलाएंगे तो पीछे की साइड ऐसे ऊपर और अपीयर्स टू मीट मिल रही होंगी, तो यहां दिखेगा फिर वो आएगा प्लेन। तो ये उसकी क्या हो गई है, एक्चुअल हाइट, जिसको हमने एक्स से लिखा, ये हो गई उसकी एपरेंट हाइट, जिसको मैंने y से लिखा। तो अभी यहां पर कह सकते हैं y ग्रेटर देन क्या हो गया है, x। फिर शिफ्ट निकालना हो तो y में से x को, सेम वही प्रोसेस, सिर्फ उसका उल्टा कर देते हैं। तो अब वो जो हाइट था उससे ज्यादा हाइट के ऊपर दिखा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये एक ईगल है और फिश है, फिश तो वाटर में ही है, ठीक है, वाटर में है भाई। यहां से इसके टॉप सरफेस से ये कितना बॉटम पे, 36 मान लो, एक डाटा ले लिया हमने, 36 मीटर गहराई में, इस 24 मीटर ऊपर एक ईगल है। अब ये पूछा क्वेश्चन में कि इस फिश को ये ईगल कहां पर दिखाई दे रहा होगा, कहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये कौन से मीडियम में हो गया है, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में हो गया, डेंसर, अभी मैंने समझाया। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में हो गया, रेयर। तो पहली बात तो वो, अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन निकाल लें यहाँ से, तो 36 और भाई 24 0 60 मीटर से तो ज्यादा पे दिखाई देगा, 60 मीटर, क्योंकि 36 तो इसका ही हो गया, 24 इसका ही हो गया, उससे ज्यादा हाइट पे। ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट है, 24, इससे ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, तो वो कितना दिखाई देगा। इसको करने के लिए सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखने हैं, जो हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे अभी, x अपॉन में y इज इक्वल्स टू, जिसको हमने म्यू w अपॉन में म्यू a लिखा था, ठीक है, या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर का तो कितना है 1, ये x अपॉन में y इज इक्वल्स टू कितना आया था म्यू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, म्यू 2 उस मीडियम का ये। अब कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए वो ऐसे ध्यान रख लेते हैं कि भाई डेंसर में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, डेंसर में एक ऑब्जेक्ट है और रेयर में हमारा ये है, तो ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है आपने कि μ2 हमेशा उसको लेना है, μ2 हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है वो हमेशा उसका लेना है जहां से रे चलती है, जहां से रे जाती है। μ1 जिसको लेना है जिसमें रे आएंगी, जहां से रेज जाती है, ठीक है, μ1 जहां रेज आती है, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा उसको लेना है μ1, और ये हमारा क्या चलेगा, फिर ये एक्चुअल चलेगा और ये क्या चलेगा, एपरेंट चलेगा, जहां दिखेगा। क्या समझाया मैंने कि μ2 हमेशा किसको लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे जाएंगी, μ1 हमेशा किसको लेना है, जिसमें आएंगी। अब देखो क्वेश्चन ये है हमारा, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ y निकालना है कि कितना हाइट पे दिखाई देगा। तो बच्चों इसमें पॉइंट आ गया समझ में, क्या याद रखना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना है कि वो फिश देख रही है ईगल को, तो फिश देखने वाला ऑब्जर्वर, ईगल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से ही तो रे आती है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा ईगल हो गया, वहां से रे आ रही है, ठीक है, किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो देखो चेंज क्या कर देना है तुमने, यहां पर समझ गए मेरी बात को। मैंने क्या बताया था, μ2 किसको लेना है, जहां से रेज जाती हैं, तो कहां से जा रही है, ईगल से, फर्स्ट मीडियम से। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, μ2, ये गलती होती है यहाँ पर। और किसके पास आ रही है, फिश के पास आ रही है, तो फिश ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर यहाँ है, तो जिसमें आ रही है उसको क्या लेते हैं हम, μ1, ये चेंज कर दे रहे हैं। हम यही करेंगे हर बार, वाटर देखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फटाफट कितना कर दिया, μ2, एयर के लिए μ1, लेकिन इस क्वेश्चन को करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है। अब चलो करो इसको सोल्व। तो हमें इतना तो क्लियर है, 60 से ज्यादा हाइट आएगी उसकी, जो दिखाई देगा। अब हमने x लिया, x कितना था एक्चुअल में, वो जहां है, एक्चुअल में कितना है, 36 प्लस 24 कितना हो गया, 60। y कहां दिखेगा, फिश को, ईगल, इज इक्वल्स टू μ2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से जाती है रे, ईगल ऑब्जेक्ट तो यहां से जा रही होंगी, तो μ2 का काम ये करेगा। और फिर ये तो एयर है, एयर के लिए कितना हो गया 1, μ1 जिसमें आएगी, तो कहां आ रही है, वाटर में आ रही है, वाटर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, तो यहाँ करेंगे 4/3, 3 गया ऊपर, चलो y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई
तो 60 इंटू में 4 अपॉन में 3, ये आ गया आंसर 80 मीटर। तो 60 था एक्चुअल में, ऊपर दिखेगा कितना हाइट हो जाएगा 80 मीटर। अब अगर मान लो तुम ऐसा करते, तुम जल्दी में क्या कर देते कि भाई हमने लिखा x अपॉन में y इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, हमें y निकालना है, ठीक है। x तो हमें चलो पता ही है कितना हो गया 60 अपॉन में कितना हो गया y इज इक्वल्स टू म्यू 2 तुमने ले लिया कितना 4/3, ये कितना आ गया है 1। अब यहां से अगर हम निकालते हैं y, तो y इज इक्वल्स टू कितना आता है 60 इंटू 3 अपॉन में 4 आता है, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 45 मीटर। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है 45 मीटर, मतलब वो पास दिखेगा, लेकिन अभी मैंने बताया इसमें डायग्राम से भी देख रहे हैं हम कि जो अगर ऑब्जर्वर हमारा किस में आ जाता है डेंसर मीडियम में, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है वो ज्यादा हाइट पे दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वर है कौन से मीडियम में है डेंसर में, और ये जिसको देख रहा है वो क्या है रेयर मीडियम में, तो वो ज्यादा हाइट से, तो इससे तो नहीं आ रही है 45 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कितना है 60, तो 60 से भी कम आ गई। तो ये ध्यान में रखना है इसमें, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे कि म्यू 2 किसको लेना है, म्यू 2 हमें लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जिसमें से जाती है रे, म्यू 1 किसको लेना है जिसमें आएंगी रे, x हमारा एक्चुअल रहेगा, y जो भी हमें निकालना है, फिर चाहे वो रेयर आए डेंसर टू रेयर आए, कोई भी क्वेश्चन आए वो कर सकते हैं इस पे। बोलो आया समझ में। तो कंसेप्ट हमने सीखा है, अब इस कंसेप्ट पे करने हैं क्वेश्चंस। तो अब बच्चों इसके बाद एक लाइव क्लास करेंगे, उस लाइव क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सब जितना नोट करना है नोट करो, दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करना और नोट भी करना है इनको। चलिए आज की क्लास में इतना ही।